हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने पठन पाठन में पुरजोर तरीके से लगे भिड़े पड़े होंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्त मेरे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन में तो दम है दोस्त मेरे। जल्दी बताओ। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन अम्ल दोस्त मेरे? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण। देखो साबुन के बारे में कहा ही जाता है, या उच्च वसा अम्लों का, उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। अब बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? साबुन इज द राइट आंसर। साबुन इज द राइट आंसर। साबुन जो है इमिसल क्या होता है? ये क्या कहते हैं? बुलबुलों का समूह आप कह सकते हैं। बुलबुलों का समूह कह सकते हैं। अपमार्जक, अपमार्जक और साबुन में क्या अंतर है? देखो साबुन 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 और अपमार्जक। अपमार्जक मतलब सरफ पाउडर हो गया। अपमार्जक में क्या अंतर है? साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है दोस्त मेरे? साबुन की अगर हम बात करें, ये कठोर जल के साथ झाग नहीं देता। कठोर जल के साथ झाग नहीं देता। ये कठोर जल के साथ झाग देता है। कठोर जल के साथ झाग देता है। ये मृदु जल के साथ झाग देता है और ये भी मृदु जल के साथ झाग देता है। मृदु का मतलब हुआ सॉफ्ट जल। ये कठोर मृदु दोनों के साथ झाग देता है। हार्ड और सॉफ्ट दोनों वाटर के साथ झाग देता है। जबकि 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 ये जो है केवल कठोर जल के साथ झाग नहीं देता, जबकि मृदु जल के साथ झाग देता है। मृदु जल के साथ झाग देता है। और साबुन के बारे में कहा जाता है यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। अब देखो गति एवं समय की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, एकांक समय में तय की खूब, चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लो। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। तो कहते हैं एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अब ध्यान से देखो, एकांक समय में तय किए गए दूरी को गति कहते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को गति या चाल कहते हैं, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इस टाइप का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे सकता है। गति की परिभाषा और समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो ने। और जबकि गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। गति की परिभाषा और समीकरण किसने दिया? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने अपने प्रयोग किसके मीनार से किया था? पीसा के मीनार से। गैलीलियो कहेगा अपने प्रयोग किससे किया था? पीसा के मीनार से। गति का नियम किसने? सब एनसीईआरटी का लाइन, ओरिजिनल एनसीईआरटी का। गति का नियम न्यूटन ने दिया, परिभाषा और समीकरण गैलीलियो ने दिया। और गति में लगातार कमी को मंदन और लगातार वृद्धि को त्वरण कहते हैं। मंदन मंदन लिखते समय ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। देखो इसमें मेन क्या है, गति की परिभाषा और समीकरण कहेगा तो गैलीलियो ने दिया। गति का जो परिभाषा और समीकरण किसने दिया? गैलीलियो ने। किसके मीनार को देखकर इसने अध्ययन किया था? पीसा के मीनार को। और गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। बढ़ता वेग त्वरण, घटता वेग मंदन सबको पता है। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। बताओ नमक सोडियम क्लोराइड में किस तत्व के, जो टफ टफ क्वेश्चन है वही हम करवा देते हैं। कहते हैं नमक सोडियम क्लोराइड से में किस तत्व के आयन क्रमशः धन आवेशित और ऋण? एकदम सिंपल है, Na+ होता है और Cl- होता है। इसमें सोचना कहाँ है। सोडियम धन आवेशित और क्लोरीन ऋण आवेशित होता है। सोडियम धन आवेशित और क्लोरीन ऋण आवेशित होता है। एकदम सोचना नहीं है। सोडियम धन आवेशित और क्लोरीन ऋण आवेशित होता है। देखो लोलक का घड़ी का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन पूछेगा लोलक घड़ी का निर्माण किसने किया? गैलीलियो ने। दूरी समय ग्राफ, ये ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर होता है दोस्त मेरे, त्वरण 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 बराबर, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय।
तो ध्यान से देखो, एकांक समय में तय किए गए वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण का मान देगा, दूरी समय ग्राफ की प्रवणता चाल का मान देगा, विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता वेग का मान देगा। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा एलपी में सिलेक्शन हो गया, आपके यूट्यूब सेशन से पढ़े थे, बहुत एकदम बेस्ट ऑफ लक दोस्त मेरे। ध्यान से देखो, एकांक समय में तय किए गए वेग को त्वरण कहते हैं, तो वेग और त्वरण के ग्राफ की वेग और समय के ग्राफ की प्रवणता त्वरण का मान देगा, दूरी समय ग्राफ की प्रवणता चाल का मान देगा, विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता वेग का मान देगा। हाँ, मार्केट में साइंस का बुक आउट ऑफ स्टॉक है। तो दूरी और समय ग्राफ की प्रवणता, दूरी समय ग्राफ की प्रवणता चाल का मान देगा, विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता, विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता वेग का मान देगा, और वेग समय ग्राफ की प्रवणता, वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण का मान देगा, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो होगा वो विस्थापन का मान देगा, चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी का, देखो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन का, चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी का मान देगा। एक पूर्ण दोलन में लगने वाले समय को आवर्त काल कहते हैं। ध्यान से देखो, दूरी समय ग्राफ की प्रवणता चाल का मान देगा, विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता वेग का मान देगा, वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण का मान देगा, और चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी का मान देगा, और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन का मान देगा। मुजफ्फरपुर में मिल रहा है पर नकली, नकली दोस्त मेरे, उसमें क्या है ना, चैप्टर ही मिसिंग है। जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संतुलित बल अगर कार्य करता है, यानी 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो भैया इसमें गति 0 हो जाएगा, गति का मान 0 हो जाएगा। वस्तु की गति धीमी, वस्तु की गति और अवस्था परिवर्तित अपरिवर्तित रहेगी। बी नंबर इज द राइट आंसर। संतुलित बल अगर कार्य करेगा तो न गति बदलेगा ना अवस्था बदलेगा, दोनों अपरिवर्तित रहेगा। हाँ, साइंस के ऑफलाइन टेस्ट में एडमिशन हो रहा है जी? नहीं, एडमिशन उसमें बंद है क्योंकि बैच में जगह नहीं है। आइए अगला, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब बताओ तो हमको, विद्युत धारा सदिश है कि अदिश है? 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 जल्दी बताओ, विद्युत धारा क्या है, सदिश की अदिश? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? विद्युत धारा सदिश की अदिश? विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण होता है, लेकिन यह सदिश के जोड़ नियम का पालन नहीं करता, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में किसकी क्षारीयता सबसे अधिक होती है? बताओ। एकदम सिंपल है, देखो नल का पानी है, नल का पानी है, इसका पीएच मान 7 होगा, लार है, रुधिर है, और सीधा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बताओ कौन किसका हो जाएगा? लार और रुधिर है, सीधा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सबसे प्रबल क्षार में आता है। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये प्रबल क्षार में आता है। OH है। कहते हैं विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा बंद परिपथ में होता है, खुले परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता। विद्युत धारा धन आवेश का प्रवाह होता है, बट इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, विद्युत धारा जो है, ये विद्युत धारा, ये लाइन थोड़ा सा दोस्त मेरे गड़बड़ है, इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, उल्टा होता है। देखो, धारा का प्रवाह धन से ऋण होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण से धन होता है। इसके बदले में आप ये लाइन पढ़िए, धारा का प्रवाह धन से ऋण होता है, अश्विन है बुलान, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वो ऋण से धन होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब विद्युत धारा में सब बंद परिपथ में, यह धन आवेश से ऋण आवेश, यह मतलब कौन? धारा। धारा धन से ऋण, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋण से धन होता है। समान विभव रहने पर धारा प्रवाह नहीं होगा, यानी विभव में अंतर के कारण धारा का प्रवाह होता है। धारा को अमीटर से मापते हैं, धारा की उपस्थिति में अल्प धारा को गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से धारा की उपस्थिति का पता चलता है, जबकि अमीटर से धारा को नापते हैं। और इसके प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है। देख लो, धारा का प्रवाह धन से ऋण, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण से धन होता है, उल्टा होता है। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के क्या होता है? विपरीत होता है। हमेशा बंद परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। हाँ,
अगला निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना नहीं है? बताओ, ये तो बता देगा। पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, चंद्रमा के उत्पन्न ज्वार भाटा, नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की गति नहीं है। इलेक्ट्रॉन की जो गति है ये विद्युतीय बल के कारण होता है। ये विद्युतीय बल के कारण होता है। व्हाट इज द आंसर? सी नंबर नहीं है, बी नंबर इज द राइट आंसर। देखो तो होगा क्या? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से नहीं है। देखो जितना ग्रह नक्षत्र घूमता है सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ज्वार भाटा आता है चंद्रमा के कारण, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल है। ये भी कौन बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। विद्युत परिपथ के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, अच्छा बताओ तो दोस्त मेरे, ये एक ऐसा है, इसको कहते हैं प्रतिरोध। ये प्रतिरोध का सिंबल है। इसको कहते हैं, अगर ऐसा है तो इसको परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल है। परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल है। अगर 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 दोस्त मेरे, अगर ये ऐसा है, ये बैटरी का सिंबल है। और अगर ये ऐसा है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। दोनों बराबर है तो किसका सिंबल है? कैपेसिटर का सिंबल है। एक बड़ा एक छोटा है तो बैटरी का सिंबल है। ये प्रतिरोध का सिंबल है, ये पिछले बार पूछा था। ये परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है? वृत्तीय गति में बताओ, एकदम पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह चल रहा है, ये वृत्तीय गति। बाकी देखो, आकाश में उड़ता हुआ पक्षी वृत्तीय गति नहीं है। फुटपाथ पर चल रहा व्यक्ति भी, राजमार्ग पर चलता हुआ व्यक्ति भी वृत्तीय गति नहीं है। बताओ विद्युत धारा के स्रोत, विद्युत धारा का स्रोत कौन है? देखो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। धारा का स्रोत है सेल और बैटरी, और धारा को नापते हैं अमीटर से। धारा का स्रोत कौन है? सेल और बैटरी। और धारा को नापते हैं अमीटर से। धारा को नापते किससे हैं? अमीटर से। सेल के अनेक बहुत सारे सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। बैटरी की क्षमता को बताओ तो किसमें नापते हैं? एक ऑप्शन है एम्पियर में और दूसरा ऑप्शन है एम्पियर आवर में। बताओ तो बैटरी की क्षमता को किसमें नापते हैं? जल्दी बताओ, बैटरी की क्षमता को किसमें नापते हैं? व्हाट इज द आंसर? एम्पियर में कि एम्पियर आवर में? बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर में नापते हैं। सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। जब सेल का प्रयोग श्रेणी क्रम में जोड़ते कर बैटरी बनाया जाता है तो उसका वोल्टेज बढ़ जाता है। यह हमेशा ध्यान रखिएगा, जब बहुत सारे सेल को श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, और उल्टा जोड़ने पर विद्युत धारा का मान 0 हो जाएगा। उल्टा जोड़िएगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे जोड़ना चाहिए उसका उल्टा जोड़िएगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बताओ तो फ्यूज के तार का फ्यूज की क्षमता को किसमें नापते हैं? एक ऑप्शन है एम्पियर और दूसरा ऑप्शन है एम्पियर आवर। फ्यूज की क्षमता को किसमें नापते हैं? व्हाट इज द आंसर? फ्यूज की क्षमता को एम्पियर में नापते हैं। किसमें नापते हैं दोस्त मेरे? एम्पियर में। प्रयोगशाला में एक छात्र ने 1 विलियन में पीएच 10 लिखा था। विलियन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 10 लिखा है। 10, 7 से अधिक तो क्षारीय हो रहा है, तो 10 लिखा है, इसका मतलब 7 से अधिक है, मतलब क्षारीय होगा। हाइड्रोक्साइड आयन की उच्च सांद्रता वाली विलयन अम्लीय होती है। हाइड्रोक्साइड आयन की उच्च सांद्रता वाली OH, हाइड्रोक्साइड बोले तो OH, तो OH अगर अधिक होगा तो क्षारीय ना होगा हो। क्वेश्चन बताइए क्या होगा? हाइड्रोक्साइड के आयन की उच्च सांद्रता वाली विलयन और क्षारीय होगी। एकदम सही है। हाइड्रोजन आयन तो होगा ही नहीं। जब भी होगा पीएच 10 है मतलब 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक होगा मतलब OH माइनस, क्योंकि आपको पता है कि OH माइनस क्षारीयता को बताता है और H प्लस अम्लीयता को बताता है। H प्लस किसको बताता है? अम्लीयता को बताता है। हाँ, विद्युत धारा का प्रभाव देखो, ये पूछता है जब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसका खोज देखो। तापीय प्रभाव का खोज जूल ने किया। चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑरेस्टेड ने किया। और रासायनिक प्रभाव का खोज जो है
ये फेराडे ने किया, फेराडे ने किया। अब देखो, कहते हैं जब किसी परिपथ में धारा का प्रवाह होता है तो तार का गर्म होना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तार का जो गर्म होता है वो किसको कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इस प्रभाव की खोज जूल ने। तापीय अवयव सामान्यतः किसका बना होता है? नाइक्रोम का। हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का होता है, लाइटिंग एलिमेंट टंगस्टन का होता है। लाइटिंग एलिमेंट किसका होता है? टंगस्टन का। कल से दोस्त मेरे मैथ की क्लास होगी। सर की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, कल से अपने टाइम पर कितना बजे? 7 बजे होता था लाइव, 7 बजे से लाइव हो जाएगा। इसका उदाहरण है बल्ब, हीटर, फ्यूज, S3, आयरन वगैरह। ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल पूछता है, याद रखना रासायनिक प्रभाव का एग्जाम्पल। रासायनिक प्रभाव का एग्जाम्पल कौन कौन है? एगो सेल है और दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये दोनों जो है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। अब वही अगर चुंबकीय प्रभाव की बात करोगे, चुंबकीय प्रभाव की बात करोगे, चुंबकीय प्रभाव की बात करोगे, आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, मोटर, जनरेटर, ये सब चुंबकीय प्रभाव है। तापीय प्रभाव पर बल्ब, हीटर, फ्यूज, स्त्री, सब तापीय प्रभाव है। होगा। अगला ई पूछता है दोस्त मेरे, तापीय प्रभाव का खोज जूल, चुंबकीय प्रभाव और स्टेड, रासायनिक प्रभाव फेराडे, और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित आमीटर, वोल्टमीटर, मोटर, जनरेटर, और रासायनिक प्रभाव पर सेल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब रासायनिक प्रभाव पर है। हीटिंग इफेक्ट पर आ जाइए, बल्ब, हीटर, आयरन, फ्यूज, ये सब हीटिंग इफेक्ट है। बताओ, अधिवृक्क, एड्रिनलिन हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एकदम इसका इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। हृदय की उत्तेजना से इसका संबंध है। हृदय की उत्तेजना से इसका संबंध है। हृदय की उत्तेजना से इसका संबंध है। और ये पेयर में होता है, 2 होता है। इसकी संख्या अगर कहोगे दोनों किडनी के ऊपर होता है, इसकी संख्या 2 होती है। बताओ क्या हो जाएगा? हृदय तेजी से धड़कता है, हृदय तेजी से धड़केगा तो श्वसन दर भी बढ़ जाएगा, रक्तचाप कम थोड़े होगा, तब रक्तचाप बढ़ जाएगा। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? 1 और 2 हो जाएगा क्या? 1 और 2 हो जाएगा क्या? बी फॉर बॉल। इसकी संख्या 2 है। या जब हृदय तेजी से धड़केगा श्वसन दर अपने आप बढ़ जाएगा। हृदय तेजी से धड़केगा तो श्वसन दर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, एड्रिनलिन हार्मोन से। ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है जो किडनी के ऊपर होता है। ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है जो किडनी के क्या होता है? ऊपर होता है। कहां से निकलता है दोस्त मेरे? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है जो किडनी के क्या होता है? ऊपर होता है। हमको बताओ तो कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। एक ऑप्शन है स्वेद ग्रंथि, दूसरा सीबम ग्लैंड, तीसरा पाचक ग्रंथि, और चौथा पिट्यूटरी। चौथा कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? पिट्यूटरी, जिसको आप मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बताओ आंसर। ये बैच का टाइम टेबल लग गया है। आंसर बता दो, व्हाट इज द आंसर? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? जल्दी बता। पिट्यूटरी जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन्स का स्राव करती है, हार्मोन का स्राव करती है। और बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है वो एंजाइम का स्राव करती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होता है, ये देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का स्राव करता है, लेकिन बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होता है वो एंजाइम का स्राव करता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होता है वो एंजाइम का स्राव करता है। देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं जो जिससे उत्सर्जित पदार्थ रक्त के अंदर बहता हो, और बाह्यस्रावी जिससे उत्सर्जित पदार्थ रक्त के बाहर बहता हो।
जैसे पसीना देखो रक्त से में मिलकर नहीं बहता, इसका अपना डक्ट होता है, इसकी अपनी नलियां होती है। चिपचिपा पदार्थ जो आता है वो उसकी अपनी नलियां होती है, पसीना उसकी अपनी नलियां होती है, पाचक रस उसकी अपनी नलियां होती है, वो रक्त में नहीं बनता बहता। तो रक्त के बाहर बहेगा वो बाह्यस्रावी, रक्त के अंदर बहेगा अगर किसी का उत्सर्जी पदार्थ वो अंतःस्रावी। मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं दोस्त मेरे? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। चलते हैं दोस्त मेरे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोधकता के समानांतर क्रम संयोजन के लिए सही है? प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम, अच्छा प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम संयोजन के लिए सही है। इसमें कितनी चीजें हैं देखो, एक तो वोल्टेज समान होगा, एक तो वोल्टेज समान होगा, दूसरा धारा अलग होगा, और तीसरा समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम होगा। समतुल्य प्रतिरोध जो है, समतुल्य प्रतिरोध जो है वो न्यूनतम से न्यूनतम होगा, न्यूनतम से न्यूनतम होगा। समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम होगा। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? अब बोलोगे कैसे? तो समतुल्य प्रतिरोध मान लो एगो 1/R टोटल अगर हम लोग लेते हैं, 1/R टोटल अगर हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। यहां से अगर हम लेते हैं 1/R टोटल तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3। इसको सॉल्व कीजिएगा R टोटल के लिए तो ये हो जाएगा 1.2 ओम। तो बता दो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? न्यूनतम से न्यूनतम हो रहा है, न्यूनतम है आपका 2, उससे भी न्यूनतम हो रहा है 1.2, तो न्यूनतम से न्यूनतम हो जाएगा। बताओ अल्पतम प्रतिरोध से कम हो जाएगा। प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से भी कम हो जाएगा। अल्पतम है 2, इससे भी कम हो जाएगा, इससे भी कम हो जाएगा। बताओ तो लरी जो हम लोग लगाते हैं वो किस क्रम में होता है? एक ऑप्शन है आपका श्रेणी क्रम में और दूसरा ऑप्शन है आपका समानांतर क्रम में। एक ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, दूसरा ऑप्शन है समानांतर क्रम में। आंसर बता दो, श्रेणी क्रम में कि समानांतर क्रम में? लरी लाइट जो हम लोग लगाते हैं दोस्त मेरे ये श्रेणी क्रम में होता है। अगला 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 ध्यान से देखना, विद्युतीय बल्ब की अगर हम बात करें, विद्युतीय बल्ब में यह एक कांच का आवरण का बना होता है। ये जो विद्युतीय बल्ब है ये कांच का आवरण होता है, इसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है। किसका फिलामेंट होता है? टंगस्टन का, जिसका प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होता है। कहते हैं दोस्त मेरे इसमें टंगस्टन का एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट गर्म होने के कारण चमकता है। क्वेश्चन पूछता है फिलामेंट जो है ये जब गर्म होता है ना तब चमकता है। और कहेगा इसमें आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्यों? ताकि ये जले नहीं, और जलना ऑक्सीकृत होना होता है। इसमें आर्गन या नाइट्रोजन भरा जाता है, क्यों? ताकि ये ऑक्सीकृत होकर जले नहीं। इसके अंदर आर्गन या नाइट्रोजन भरा जाता है। ऑक्सीकृत होना मतलब जलना, कोई भी चीज जलेगा मतलब ऑक्सीकृत होगा। कहते हैं टंगस्टन का गलनांक एवं प्रतिरोध दोनों उच्च होता है, और टंगस्टन को सहारा देने वाला, ये जो सहारा देने वाला ये जो स्टील का तार है इसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है और इसका प्रतिरोध होता है महत्तम। देखो ये जो फिलामेंट है इसका प्रतिरोध महत्तम, ये जो फिलामेंट को होल्ड किया हुआ स्टील का तार है इसका प्रतिरोध न्यूनतम, इसलिए ये कम गर्म होता है, इसलिए ये कम गर्म होता है। और ये जो है अधिक गर्म, देखो ध्यान से समझ लो, बढ़िया समझा देते हैं। ये बल्ब है, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान इसका महत्तम होता है इसलिए ये अधिक गर्म होता है, अधिक गर्म होता है। और इसका प्रतिरोध ये टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का होता है। और ये स्टील का, इसका प्रतिरोध जो होता है इसका प्रतिरोध कम होता है इसलिए ये कम गर्म होता है, कम गर्म होता है, कम गर्म होता है। और ये स्टील का बना होता है, तो कहेगा टंगस्टन को होल्ड किया हुआ जो तार होता है उसका प्रतिरोध कम होता है इसलिए वो कम गर्म होता है। और ई कहेगा क्यों चमकता है, तो ये गर्म होने के कारण चमकता है। इसमें आर्गन या नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? ताकि ये ऑक्सीकृत होकर जले नहीं, ऑक्सीकृत ना हो, ऑक्सीकृत ना हो, ऑक्सीकृत ना हो अर्थात जले नहीं, इसलिए आर्गन या नाइट्रोजन भरा जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विआवेशी हीलियम आयन निम्नलिखित में से देखो अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है ये हीलियम के द्रव्यमान के बराबर
या हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के द्रव्यमान के बराबर या हाइड्रोजन के 4 गुने के बराबर होता है, इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर? हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर। जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? ये जो बीटा है इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1837वां भाग होता है। गामा का द्रव्यमान लगभग 0 के बराबर होता है। एक्सरे, एक्सरे की खोज रोएंट जैन ने किया था। रोएंट जैन ने इसकी खोज की थी, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1901 ईस्वी में। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1901 ईस्वी में। अल्फा कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना या हीलियम, इसका 4 गुना यानी 4 यानी हीलियम के बराबर, और बीटा का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1837वां भाग होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान का कैवां भाग? 1837वां भाग होता है। अब बता दो, कहते हैं विद्युतीय फ्यूज। फ्यूज हमेशा देखो, फ्यूज के बारे में कहा जाता है कि ये जो फ्यूज है ये घर है आपका, तो ये अगर मीटर है आपका, मीटर है तो इसके बाद हम लोग लगाते हैं फ्यूज। अब फ्यूज के बाद करंट जाता है। ये फ्यूज जो है ये सीसा और टीन का मिश्रण है। ये लाइव वायर में लगता है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है लेकिन गलनांक निम्न होता है। गलनांक जो होता है ये निम्न होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है। और ये लाइव वायर में लगता है। कौन वायर में लगता है दोस्त मेरे? लाइव वायर में लगता है। और ये शीशे और टीन का मिश्रण है। यह सोल्डर, शीशा और सोल्डर भी शीशा और टीन का बना होता है। अधिक क्षमता के वोल्ट फ्यूज के तार किसके बने होते हैं? तांबा का। देखो, कम क्षमता का शीशा और टीन, अधिक क्षमता का होगा तो तांबा का होगा। इसका गलनांक एवं प्रतिरोध, यहां अगर देखिए गलनांक कम और प्रतिरोध उच्च होता है। यही अगर टंगस्टन और नाइक्रोम का लीजिएगा तो उसका प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होता है। यह एक सूक्ष्म सुरक्षा उपकरण है जो ओवरलोडिंग एवं शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है। यह एक ऐसा उपकरण है दोस्त मेरे, सुरक्षा उपकरण है जो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है। और यह शीशा और टीन का मिश्रण है। यह किस वायर में लगता है? लाइव वायर में लगता है। यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। बल्ब भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। फ्यूज कहेगा किसका किसका मिश्रण? शीशा और टीन का, लाइव वायर में लगता है, प्रतिरोध उच्च, गलनांक निम्न होता है। यह एक सुरक्षा उपकरण है जो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है। कहते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? मारो, कोयले का जलना, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन का CO2, यह संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल का बनना, देख लो, H2 प्लस O2 H2O, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का जलना, भैया गैस का जलना ये भी संयोजन है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन, आपको पता होगा सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl2 सूर्य के प्रकाश में प्रकाशीय अपघटन करता है, Ag++2Cl- बनाता है और ये धूसर रंग का होता है सिल्वर। यही तो वियोजन है, खास करके प्रकाशीय वियोजन है। वियोजन 3 प्रकार के, ऊष्मीय वियोजन जो ऊष्मा देकर वियोजित हो, विद्युतीय वियोजन जो विद्युत देकर वियोजित हो, प्रकाशीय वियोजन यानी सूर्य के प्रकाश में। ऊष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल हो जाएगा CaCO3, दिस विल गिव CaO प्लस CO2, ये ऊष्मीय वियोजन है। एक होता है विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन में आ जाएगा H2O जो H++OH- में टूटता है। H++OH- में टूटता है, इसको हम लोग विद्युतीय वियोजन कहते हैं। आजा आजा आजा, गलत युग्म का चयन कीजिए। वाओ, प्लास्टिक जीवाणुओं की क्रिया से विघटित नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। प्लास्टिक कभी भी विघटित नहीं होता। प्रोटीन हमारे शरीर में पच जाता है। बताओ, प्रोटीन पचता है कि नहीं?
प्रोटीन पचता, कौन पचा हुआ रहता है कहेगा तो विटामिन। विटामिन जो है वो पचा हुआ रहता है। कोयला हमारे शरीर में पच जाएगा? एकदम नहीं। चावल हमारे शरीर में पच जाएगा। कौन पचा हुआ रहता है तो कहेंगे विटामिन। विटामिन को पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। तनु विलयन के संबंध में देखो, एक होता है तनु विलयन। तनु विलयन अगर आप पढ़े होंगे दोस्त मेरे, विलेय और विलायक के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो आप जरूर पढ़े होंगे कि विलयन जो होता है इसमें दो पार्ट है। एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। विलायक, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। अब ध्यान से देखिएगा, यानी शरबत की अगर हम बात करें, शरबत की अगर हम बात करें, ये चीनी, क्वेश्चन देखने से खाली बड़ा है, अब प्लस पानी। अगर चीनी की मात्रा कम होगी तो तनु हो जाएगा, और चीनी की मात्रा अधिक हो जाएगी तो सांद्र हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। विलेय का मान अगर अधिक होगा, विलेय अधिक होगा विलायक से, विलायक से, ये जो विलायक यानी पानी से अधिक अगर विलेय यानी चीनी होगा तो मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा मतलब सांद्र हो जाएगा। और अगर विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कम हो जाएगी विलायक से, विलायक से, तो भैया ये तनु हो जाएगा। तनु हो जाएगा मतलब पतला, यानी विलेय का मान अगर कम हो जाएगा, विलेय का मान यानी चीनी का मान कम हो जाएगा तो पतला हो जाएगा, नहीं तनु हो जाएगा। अब बता दो आंसर, व्हाट इज द आंसर? तनु विलयन के संबंध में कौन सा सही है कह रहा है? क्वेश्चन खाली देखने से बड़ा है, बहुत आसान है, बताओ आंसर। तनु है ना, तो विलेय का मान कम होगा, चीनी का मान कम होगा तब ना पतला होगा, विलायक अधिक होगा। बताओ आंसर, व्हाट इज द आंसर? बी नंबर कह रहा है। इसमें विलायक की अधिक मात्रा, एकदम देखो, विलायक की अधिक मात्रा और विलेय की कम मात्रा घुली होगी, थोड़ी सी मात्रा विलेय की घुली हुई होगी। अब वही सांद्र होगा तो चीनी ज्यादा। चीनी क्या है? विलेय। याद नहीं रहती, याद रखिएगा, जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, और जो अधिक मात्रा में होता है विलायक होता है। जो कम मात्रा में होता है विलेय, जो अधिक मात्रा, पानी अधिक ना होता है विलायक। विलयन को ही हम लोग घोल भी कहते हैं। अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है? बताओ जल्दी। ये तो करती है, लार का स्राव नहीं करती है। लार का स्राव करती है क्या? अमाशय में लार नहीं होता। श्लेष्मा, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन, जठर रस है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, ये सब। तो लार नहीं हो जाएगा। अमाशय का आकार जे के आकार का होता है। अमाशय को पहली बार जो है फैलते सिकुड़ते किसने देखा था? ब्यूमॉन्ट ने। प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक मौजूद हैं? हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक मौजूद है, एकदम याद रख लो। ही टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। प्रोटियम, इसका कुछ कुछ क्वेश्चन और पूछता है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, P11 या H11। ड्यूटेरियम की अगर हम बात करें D12 या H12। और ट्राइटियम की अगर हम बात करें T13 या H13। समस्थानिक का देख लो, सबकी परमाणु संख्या समान है। इसको कहते हैं प्रोटियम को नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। और ड्यूटेरियम को हम कहते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ। ट्राइटियम जो है, नहीं, ड्यूटेरियम से भारी जल बनता है, ड्यूटेरियम से भारी जल बनता है। और ट्राइटियम को हम लोग कहते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। देखो, प्रोटियम नवजात हाइड्रोजन कहलाता है, ड्यूटेरियम भारी जल D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड या गुरु जल, इसी से बनता है। और ट्राइटियम रेडियो सक्रिय है। ट्राइटियम की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो ये रेडियो सक्रिय है। तो कितने समस्थानिक हैं इसके? कुल मिला के 3 समस्थानिक हैं। कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताओ कौन सही है? ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित होता है, एकदम O3 है, सड़े हुए अंडे के जैसी गंध होती है। ऑक्सीजन O2 जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए आवश्यक है, एकदम वायवीय। जब ये होगा तो ऑक्सीजन जरूरी है।
ओजोन विषहीन है। आंसर बता दो जल्दी से, 16 का क्या हो जाएगा? ओजोन विषहीन है। कह रहा है कौन सा सही है? व्हाट इज द आंसर? जब बताओ, ओजोन विषैला गैस है दोस्त मेरे, ये गलत है। ओजोन विषहीन नहीं है, विषैला गैस है। ओजोन में छिद्र होना मतलब क्या होना? पतला होना कि छेद होना? बताओ, ओजोन में क्वेश्चन दोस्त मेरे, ओजोन में छिद्र होना, छिद्र होना मतलब एक ऑप्शन है पतला होना और दूसरा ऑप्शन है छेद होना। बताओ क्या हो जाएगा आंसर? सबको पता होगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। ओजोन में छिद्र का होना मतलब पतला होना कि छेद का होना? तो कहेंगे भैया ओजोन में छिद्र का होना मतलब पतला होना, न कि छेद का होना। किसके द्वारा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन है जो सही है? परिपक्वता के समय मनुष्यों में सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर तीव्र होने लगती है। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? जब आदमी परिपक्व होने लगता है तो मनुष्य में सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर तीव्र होने लगती है। परिपक्वता के समय मनुष्य में सामान्य शारीरिक वृद्धि की दर मंद होने लगती है। देखो, जब परिपक्व होने लगता है ना तो वृद्धि दर कम हो जाती है। टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, देख लो। जब परिपक्व होने लगता है तो उसका वृद्धि दर जो होता है वो कम होने लगता है, मंद होने लगता है। जैसे हम लोग परिपक्व हो गए हैं तो अब हमारा हाइट नहीं बढ़ेगा बहुत ज्यादा, लेकिन जो बच्चा है उसमें वृद्धि तेजी से होगा, बच्चा तेजी से बढ़ेगा। लेकिन हम लोग परिपक्व होता है, हमारी वृद्धि दर मंद हो जाती है। प्रजनन की लैंगिक विधि से एक व्यक्ति में जनन कोशिकाओं का एक साथ जुड़ना, ये तो साफे गड़बड़ है। परिपक्वता के समय मनुष्य में प्रजनन उत्तक की परिपक्वता होना बंद हो जाता है। परिपक्वता के समय प्रजनन उत्तक बंद हो जाएगा, बढ़ते जाता है, शारीरिक वृद्धि दर मंद हो जाती है। गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गैर जैव निम्नीकरणीय मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो ना सड़े, जो ना सड़े। बताओ क्या हो जाएगा? पदार्थ के बारे में कौन सा कथन सही है? ये पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते हैं, एकदम नहीं होते हैं। गैर जैव निम्नीकरणीय, इंग्लिश में कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, एकदम नहीं होते। कहता है ये पदार्थ पर्यावरण में अल्प अवधि के लिए बने रहते हैं। नहीं भाई, नहीं सड़ता है, अधिक समय के लिए बना रहता है। ये पदार्थ के परितंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं, बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं, बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। व्हाट इज द आंसर? ए और सी इज द राइट आंसर। ये पर्यावरण में अल्प अवधि के लिए नहीं, अधिक समय के लिए बने रहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन दे तो कोकियाना नहीं गया 100 और कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन दे दिया, एकदम चलवा बना के आएगा। बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे तब भी। पौधों में वृद्धि की कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, ऐसा क्यों? बताओ जल्दी। जब भी पौधों में वृद्धि होगा दोस्त मेरे, विभाज्योतक उत्तक के कारण होगा। विभाज्योतक उत्तक ही पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेवार होता है। उत्तक दो प्रकार का, उत्तक की अगर हम बात करें, उत्तक प्लांट में दो प्रकार का, एक होगा विभाज्योतक उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होगा स्थायी उत्तक। विभाज्योतक उत्तक जो होता है ये विभाजन के लिए जिम्मेवार होता है, विभाजन के लिए जिम्मेवार होता है। स्थायी उत्तक मेनली संवहन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। और पौधों में वृद्धि के लिए, तो वृद्धि के लिए विभाज्योतक उत्तक की आवश्यकता होती है। यही विभाज्योतक उत्तक विभाजन करना बंद कर देता है तो अस्थायी उत्तक बन जाता है। पौधों में दो प्रकार का उत्तक, विभाज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक दो प्रकार का, सरल और जटिल। अगला एंड द लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रकाश संश्लेषण में अविलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। बताओ कह रहा है कौन सा कथन, बताइए जल्दी से, गलत है? प्रकाश संश्लेषण में अविलेय उत्पाद जो होते हैं उसका वहन, प्रकाश संश्लेषण में अविलेय उत्पाद का वहन स्थानांतरण कहलाता है। अविलेय उत्पाद सबसे पहले तो स्थानांतरित ही नहीं होते हैं।
और विलेय पदार्थ जो होगा वो स्थानांतरित होगा जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम और फ्लोएम में रस रस एकदम घुला मिला होता है, वो स्थानांतरित होता है, ये गलत है। श्वसन रंध्रों के माध्यम से जल की वाष्पीकरण हानि, कहता है कौन सा कथन गलत? श्वसन जो है रंध्रों के माध्यम से जल का वाष्पीकरण हानि है कि श्वसन है? श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन छोड़ा, ये श्वसन है। ये कह रहा जल की हानि श्वसन है, जल की हानि श्वसन नहीं है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा ना तो दोस्त मेरे ये नहीं कहना, ये भी गलत है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस थे हम तो बना ही नहीं पाए, बस पढ़ना है और बना लेना है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्वपोषी बाहर से पदार्थ प्राप्त करते हैं, बाहर से करते हैं, स्वपोषी बाहर से पदार्थ प्राप्त करते हैं और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, की उपस्थिति में। ये भी गलत है, एक भी गलत है, दो भी गलत है और तीन भी गलत है, तीनों गलत है। देखो ना क्या कर रहा है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्वपोषी बाहर से पदार्थ प्राप्त करते हैं और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, उपस्थिति में, ये तो गलत हो गया। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ये आपका था आज का सेशन। दोस्त मेरे मात्र 45 मिनट का सेशन हम आपकी सेवा में उपस्थित करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कोशिश करते हैं हम आप तक पहुंचाने का। थैंक यू वेरी मच। और कोशिश कीजिए अच्छे अच्छे प्रश्न को बनाने का भी, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट चाहिए दोस्त मेरे तो उसके लिए 1 नंबर ज्यादा लाना होता है और 1 नंबर ज्यादा लाने के लिए एक अच्छा प्रश्न बनाना होता है। नहीं तो 1 नंबर अगर कम है तो जितना वैकेंसी है उससे 5 गुना ज्यादा से आप कम हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और उम्मीद करेंगे कि इस बार आप झंडा गाड़ के आइएगा। थैंक यू वेरी मच।